किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, ऊंच नीच होती है हर फील्ड में। और ये होता है कि वहाँ ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आप जब जब होता है ना, जब प्यास लगे तो यार कुआं तत्काल कुआं खोदो और पानी पी लो, ये हर हर माइंस का यही हाल है ना। क्योंकि मुझे पता है कि माइंस में मैं विजिट करता हूँ, ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो 3 दिन की ट्रेनिंग में बैठने में तकलीफ हो जाती है ना। तो थोड़ा सा इसको जैसे आपको टास्क पता चल जाता है यार कि इस डेट को कंपटीशन है, हो सकता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले, तो कम से कम वो 15 डेज तो आप मेहनत कर लो। आप पूरे साल नहीं करना, ठीक है, समझता हूँ मैं भी, पर कम से कम जो डेट मिला है वो डेट तो ऐसा नहीं कि कल फर्स्ट एड कॉम्पिटिशन और 1 हफ्ते पहले पता चले, ऐसा तो होता नहीं है। कम से कम 10 से 15 दिन का गैप जरूर मिलता होगा, है ना। ठीक है, तो मैं पहले तो मैं बात करूंगा कि जब आप यहाँ पर मरीज आपको टास्क मिलता है और टास्क में जो भी आपको विषय मिला है ना, तो मरीज आके लेट गया है, अरे मरीज से पूछ तो लो आप टास्क क्या मिला है। अरे जॉ वाला प्रॉब्लम है, जबड़े का अगर चोट लगी हुई है तो मरीज बैठ भी सकता है, उसको लेटे लेटे ही फर्स्ट एड दे रहे। टास्क को पहले पढ़ो तो आप, ठीक है। फ्रैक्चर है मान लो पैर पे, तो पैर में फ्रैक्चर है ना, तो पूरी बॉडी को लेटाने की जरूरत क्या है, ठीक है। उससे आप कंटिन्यू बात करते हो, फिर पैर वाला भाग में मूवमेंट नहीं होगा, बाकी इस वाले भाग में मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। हाथ में फ्रैक्चर है मान लो, तो उसमें लेटाने की जरूरत, मरीज आके लेट गया है, वो आप वैसे ही फर्स्ट एड दे रहे हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बैंडेजिंग सही नहीं हो पाती है, ठीक है। जो आप बैंडेजिंग करते हो जो वो सही नहीं हो पा रहा है। पहला चीज़ तो ये है कि उसमें पहले अच्छे से टास्क को पढ़ो। नेक्स्ट टाइम जब टास्क को पढ़े, व्यक्ति में अगर बैठने की स्थिति में है, आप समझेंगे अब हेड में प्रॉब्लम है, जॉ में प्रॉब्लम है, तो वो लेट बैठा भी सकते हो, बैठा के बैंडेजिंग कर सकते हो आप। हाथ में प्रॉब्लम है तो विक्टिम को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर आप बैठाकर भी उसको इमोबिलाइज कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिला टास्क आपका ब्लीडिंग का, रक्तस्राव, तो क्या करते हो आप, कोई भी कुछ भी मान रहा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए, दबाव, कंप्रेस, ठीक है। प्रेशर के बाद क्या, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्रेशर को बनाए रखना पड़ेगा। प्रेशर को बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा, उसमें बी फॉर बैंडेजिंग, पट्टी बांधनी पड़ेगी, बैंडेजिंग बांधनी पड़ेगी, ठीक है। देन क्या करना पड़ेगा, उसको फिर रेस्ट देना पड़ेगा उस अंग को, मतलब इमोबिलाइज करना पड़ेगा। देन उसको आप ट्रांसपोर्ट करो, आपने बैंडेजिंग कर दिया, स्ट्रेचर लेटा आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये ब्लीडिंग का फर्स्ट एड का पार्ट है। इसी तरीके से फ्रैक्चर का मैंने कुछ लोगों को हिंट भी किया, फ्रैक्चर है डायरेक्ट बैंडेजिंग कर रहे हैं, अरे इसमें एक सिम्टम्स आता है स्वेलिंग। अगर आपने इमोबिलाइज कर दिया, उस अंग को आपने स्थिर कर दिया, और सिम्टम्स क्या आते हैं, स्वेलिंग पार्ट आता है, स्वेलिंग होता है, सूजन होती कि नहीं होती है। अब आपने उस अंग को स्थिर कर दिया है, शूज पहने हो, मोजा पहने हो, स्वेलिंग बढ़ेगी तो विक्टिम की तकलीफ कम होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। मैं एक कड़ा पहना हूँ, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, तो मैं इस कड़े को रिमूव नहीं करूंगा तो विक्टिम की तकलीफ कम होगी, बढ़ेगी, कोई नहीं कर रहा है। मैंने कुछ लोगों को हिंट भी किया, किसी ने किसी के पैर में फ्रैक्चर था तो किसी माइंस वाले को मैंने हिंट किया, यार ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं सबको हिंट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्रैक्चर का कोई भी पार्ट आता है तो 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर में। सबसे पहले क्या होता है, फ्रैक्चर में क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उस अंग को, जैसे हमारे 10 सर है, मैं ये हाथ में फ्रैक्चर है, मैं इसको बार बार ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, क्या होगा, तकलीफ कम होगी, बढ़ेगी। तो पहला काम है आपका फ्रैक्चर में एज इट इज उस अंग को क्या करना है, स्थिर करना है, उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा मूवमेंट करोगे उतनी ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। तो एज इट इज विक्टिम एक पोजीशन बना के रखा हुआ है उस अंग का, उसी पोजीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इमोबिलाइज करना पड़ेगा, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या है, रिमूव आर्टिकल, कोई भी वस्तु अगर पहना हुआ है, जैसे मैं वॉच पहना हूँ, अगर मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है तो स्वेलिंग बढ़ेगी, सब जानते हो स्वेलिंग बढ़ेगी, तो इससे बाद टाइट हो जाएगा ना भाई, तो मरीज का आपको तकलीफ तो पड़नी ही पड़नी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट क्या है, रिमूव आर्टिकल, पहने वस्तु तत्काल हटाना पड़ेगा, दैट इमोबिलाइज। आप तीसरा काम करा सीधा, आपने ना उसको एज इट इज रखा, ना आपने किसी वस्तु को हटाई, डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, स्थिर मार दिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना था, इमोबिलाइज करना, देन जो आप कर रहे थे ट्रांसपोर्टिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा भैया। तो ज्यादातर मोस्टली क्या था, ब्लीडिंग और फ्रैक्चर ही तो था, जहाँ भी पट्टी कहाँ बांधोगे, जहाँ ब्लीडिंग होगी वहाँ पट्टी बांधोगे, जहाँ फ्रैक्चर हो वहाँ पट्टी बांधोगे, ठीक है, क्लियर है।
अब ट्रांसपोर्टिंग में क्या है कि ये रो क्यों बनाया गया है? तो ये अगर यूं ही कहीं भी क्रॉस करना था, कहीं भी मुड़ना था, तो रो बनाने का मतलब क्या था? तो कोई ये जो रो है, इसको विक्टिम क्रॉस करके ही वो फोल्ड होता, मुड़ रहा था वो, ये भी गलत है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब विक्टिम को आप कैरी कर रहे हो, तो कभी वो एक तरफ ज़्यादा हाइट हो जा रहा है, एक तरफ कम हो जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है। तो इक्वल 1 2 3 अप। ठीक है। एक तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ठीक है। जब आप हडल्स को क्रॉस कर रहे हो, तो मैंने पहले बताया था, जब भी कोई हडल्स होता है तो हडल्स को क्रॉस करने के लिए आपको हेड को पहले ले जाना है। अब हेड को क्यों ले जाना है? ऐसा मान्य है कि जो आपका बॉडी का सेंसिटिव पार्ट क्या है? हेड। तो हेड क्या होगा? सबसे पहले बाहर निकलेगा उसका डेंजर जोन से। ठीक है। तो कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने एक हडल्स में किया, बाकी में सब सेम काम चल रहा है। एक यहाँ पर एक सीपी पॉइंट बनाया गया है, चेंजिंग पॉइंट। जब भी आप एम्बुलेंस में आप विक्टिम को डालोगे तो कहाँ होगा? आप क्या जाएगा? सर पहले जाएगा और पैर पीछे जाएगा, क्योंकि सारे जो टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ड्राइविंग सीट तरफ होते हैं। ठीक है। तो बाकी जगह पैर आगे रहेगा, सर पीछे रहेगा। अब सर पीछे क्यों रहता है? कि आप जब पीछे रहते हो, आई टू आई कांटेक्ट आपका बना रहता है, आप विक्टिम को ऑब्जर्व करते हो, इसलिए हमेशा पैर आगे होता है, सर पीछे होता है। डेंजर जोन में सर क्यों आगे होता है? क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए सबसे पहले उसको क्रॉस करना है। क्लियर है? उसके बाद एम्बुलेंस में डालना क्यों है सर को आगे? क्योंकि सारे इक्विपमेंट टूल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सामने होते हैं, ड्राइविंग सीट की तरफ होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना होंगी। तो फॉर्मूला बताया था PBRT, प्रेशर, बैंडेजिंग, रेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट। ब्लीडिंग का, फ्रैक्चर का होता है A एज इट इज, RA रिमूव आर्टिकल, देन I इमोबिलाइज, देन T फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक। देखिए, आप लोगों का वायरस का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था, मैं वायरस ले रहा था। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोगों का, जो कैप्टन्स हैं उनका बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन बाकी जो मेंबर्स थे उनमें बहुत सारा कमी था। छोटी छोटी चीज़ें पूछने पर भी आप लोग गलत कह रहे थे। हालांकि सबको एक जैसा जानना जरूरी है, सबका नॉलेज एक जैसा रहना है। लीड कोई दूसरा करेगा, लेकिन सबको ज्ञान सबके पास होना चाहिए। और वायरस में बहुत कम समय में भी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा है। जो भी कमी है उसको सुधार सकते हैं आप लोग। तो बीच बीच में डिस्कशन रखिए। खाली कंपटीशन में आ रहे हैं, इसी समय 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये ना करके। मोबाइल है आपके पास, सभी लोगों के पास, कभी भी खोल सकते हैं। ओके, अगली बार ज़्यादा बेहतर होगा, ये उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू। अभी जो न्यू आपको देखना, ये कौन सा प्लांट है भाई? न्यू स्टर ना? हाँ सर, न्यू स्टर जो रिजदा वाला। जी सर। कि वहाँ पर मैं आ रहा हूँ भी 30, 31 और 1। जी जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बॉस को बोलिए जी। वहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करें। 3 डेज की ट्रेनिंग है, ठीक है। 70 कोर्स का ट्रेनिंग चल होगा, 30, 31 और 1 ना। ठीक। वहाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर।